हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आज अपना जो श्रृंखला शुरुआत करी थी फर्स्ट ग्रेड के हिंदी विषय से, उसका आज नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है हिंदी भाषा भी व्याकरण। चलो आज अपना बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं। हिंदी हिंदी सिंधु शब्द से बना है और ये फारसी भाषा का शब्द है। भाषा में संस्कृत भाषा का टा प्रत्यय लगा हुआ है और भाषा अपने हिंदी भाषा की दृष्टि देखा जाए तो आप प्रत्यय जो कि स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है, और भाषा संज्ञा की दृष्टि देखा जाए तो भाषा शब्द एक जातिवाद संज्ञा का उदाहरण होता है। भाषा का मूल अर्थ पूछा जाए, भाषा शब्द का मूल अर्थ होता है बोली, कहना, प्रकथन, वृत्त और बोल जबान। उर्दू भाषा की दृष्टि देखा जाए तो इसका अर्थ होता है जबान। आगे आता है व्याकरण। व्याकरण एक तत्सम शब्द है और संज्ञा दृष्टि देखा जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग होते हैं, वी और आ, जिसमें यण संधि होने के दौरान इसका वी और आ का हो जाता है व्या, और बाद में वी और आ व्या प्लस करण होता है। करण में वापस प्रत्यय लग जाता है कर प्लस अन, और जिसमें री रे के बाद ने आने पर उसका क्या हो जाता है, अण हो जाता है। उसकी वजह से ये हो जाता है करण। संस्कृत में देखा तो वी, अगर इसको देखा जाए विश्लेषण करें हम लोग, वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट, इसमें मूल शब्द होता है, व्याकरण शब्द में मूल शब्द होता है क्री और ल्यूट प्रत्यय। परिभाषा व्याक्रियन्ते व्युत्पागन्ते शब्द अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते का अर्थ होता है व्याख्या करना। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है विश्लेषण करना, यानी कोई भी शब्द उसका अपना विश्लेषण करें, जैसे कि उसमें से अपना उसका उपसर्ग पहचान ले, उसका मूल शब्द कौन सा वो पहचान ले, उसका प्रत्यय कौन सा वो पहचान ले, उसमें संधि कौन सी हुई उसका बारे में पता कर ले, उपसर्ग समास के बारे में बताना क्या होता था, व्युत्पत्ति होता है। अपने हिंदी भाषा में ये शब्द चलते हैं जो अपन समान रूप से दिखाई देते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, जैसे अलग दृष्टि से अलग अलग होता है। जैसे कि उत्पत्ति, निष्पत्ति और व्युत्पत्ति, अगर तीनों का मूल अर्थ देखा जाए तब तो उत्पन्न करना होता है, लेकिन उत्पत्ति हमेशा जीव की होती है, निष्पत्ति हमेशा रस की होती है और व्युत्पत्ति हमेशा शब्द की होती है। तो अपन को ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब आगे आता है भाषा के अंग। भाषा के अंग अभिव्यक्ति के आधार पर होते हैं दो, एक तो होता है व्यक्त और दूसरा होता है अव्यक्त। व्यक्त होता है मनुष्यों की भाषा और अव्यक्त होती है पशु पक्षियों की भाषा। आगे है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर भाषा होती है दो प्रकार की, एक तो होती है मौखिक, दूसरी होती है लिखित। मौखिक भाषा का आदिम रूप है, यानी बहुत प्राचीन रूप है। समीपस्थ, इसे समीपस्थ कहा जाता है क्योंकि अब तो चलो दूर संचार हो गया, पहले क्या होता था नज़दीक बैठ कर आपस में मौखिक रूप से बात करते थे, तो वो क्या होता है समीपस्थ इसलिए। और इसकी मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई से पूछ ली जाए तो वो होती है ध्वनि। अगला आता है लिखित। लिखित होता है मानकीकृत, यानी मानव के द्वारा कृत हुआ, यानी मानव के द्वारा लिखा गया। ये होता है ज्ञान का स्थायी कोश। इसके आधार पर इकाई होती है वर्ण। अपने यहाँ पढ़ा था मौखिक भाषा के आधारभूत इकाई होती है ध्वनि और लिखित भाषा के आधारभूत इकाई होती है वर्ण। आगे देखते हैं। आगे आता है भाषा के अंग। भाषा के अंग में अपने सबसे छोटा अंग होता है ध्वनि, उसके बाद में होता है वर्ण, उसके बाद में होता है अक्षर, उसके बाद में होता है शब्द, उसके बाद में होता है पद, और ये सभी मिलकर बनते हैं वाक्य। तो अपन को ध्यान रखना, भाषा के अंगों में सबसे पहला आता है ध्वनि, उसके बाद में आता है वर्ण, उसके बाद में आता है अक्षर, उसके बाद में आता है शब्द और उसके बाद में पद, उसके बाद में सबसे अहम होता है वाक्य। ध्वनि मौखिक भाषा का आधारभूत तत्व, अभी अपने पहले पढ़ा था मौखिक भाषा का आधारभूत तत्व होता है ध्वनि, और ये निर्थक होती है, इसका कोई अलग से अर्थ नहीं होता है, इससे बोला हुआ सुना जा सकता है। ध्वनि का सामान्य गुण होता है श्रवणीयता। वर्ण भाषा लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण होती है, भाषा का लघुत्तम दृश्य खंड है। दर्शनीयता वर्णों का सामान्य गुण है, वर्णों को बोला पढ़ा लिखा देखा जा सकता है। वर्ण भाषा की आधारभूत इकाई, ये अपने पहले भी पढ़ा था। स्वर एवं स्वरहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ये अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना है। स्वर एवं स्वरहित व्यंजन क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है, जैसे आ कलंत खलंत का एक अक्षर है। आगे और अक्षर शब्द कैसे बनता है, अपलक क्षर, यानी जिसका कोई क्षर ना हो या जिसका कोई नाश ना हो, जो अटल है, यह एक ब्रह्म है। स्वर एवं स्वर रहित स्वर व्यंजन अक्षर कहलाते हैं, जिसमें स्वर मिला हो या स्वर रहित हो
उसे क्या कहा जाता है, अक्षर कहलाता है। ए वर्ण भी है और अक्षर भी, ये अपन को ध्यान रखना है। ए क्या है, एक वर्ण भी है और अक्षर भी है, जैसे क, च, प, म आदि। आगे है शब्द। शब्द अक्षरों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। अक्षरों का क्रमबद्ध, एक तो क्रम होना चाहिए और एक दूसरी दृष्टि देखा जाए तो वो व्यवस्थित होना चाहिए। शब्द कभी पूर्ण सार्थक नहीं होता। शब्द अगर उसका अलग से प्रयोग कर दिया जाए, अगर उसे सेंटेंस में प्रयोग नहीं किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कमल का कोई अर्थ नहीं है जब तक वाक्य में इसका प्रयोग नहीं होता। आगे है अपने पद। पद शब्द का वाक्य में प्रयोग होने के बाद वे पद कहलाता है। अगर कोई भी शब्द हो उसको वाक्य में उसका प्रयोग कर दिया जाता है और बाद में आपसे पूछ लिया जाता है उसका नीचे रेखांकित करके ये क्या है, वाक्य के अनुसार ये क्या है, तो अपन उसको कहेंगे ये एक पद है। तो अपन ये ध्यान रखना, जब तक वो अकेला है जब तक तो वो शब्द है। अगर उसी शब्द को अगर वाक्य के अंदर प्रयोग कर दिया जाए तो बाद में वो कहलाता है पद कहलाता है। आगे आता है वाक्य। पूर्ण अभिलिखित अर्थ, पूर्ण या पूर्ण और दूसरा अभिलिखित, यानी मन की अनुसार, जो अपने मन के अनुसार या अपना मन अपने जो इच्छा है, अपने लिखित अपने जो भाव लिखना चाह रहे हैं, जो अपना भाव प्रकट करना चाह रहे हैं, वो वाक्य में आता है। प्रकट करने का साधन ही भाषा की वृत्तम इकाई, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हमने पढ़ा था कि वो वर्ण होती है, और वृत्त में सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। आगे भाषा। भाषा के व्याकरण दृष्टि से अर्थ होता है व्यक्तवाणी। आपसे पूछ ले भाषा की व्याकरणात्मक दृष्टि से अर्थ क्या होता है, व्यक्तवाणी। मानव वाग्वियों द्वारा उच्चरित स्पष्ट सार्थक अर्थपूर्ण शब्द समूह ही भाषा कहलाता है। हिंदी भाषा विकास क्रम, यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको यहाँ से तो याद करना ही करना है। यानी सबसे पहले आता है अपनी भाषा की शुरुआत हुई तब आई थी वैदिक संस्कृत, उसके बाद में आई थी लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली प्राकृत अपभ्रंश जैसे हम लोग पुरानी हिंदी भी बोलते हैं, उसके बाद में खड़ी बोली और बाद में हिंदी भाषा जो कि भारत की राजभाषा है। इसे याद करने के लिए वैदिक, तो इसका पहले वर्ण लेते हैं वे और लो, तो वे लो, और बाद में ले लो तो आप लोग प्राकृत, जैसे इसमें प्रा है तो प्रा का पहला हो जाएगा पा और कृत प्राकृत हो जाएगा, बाद अपभ्रंश और खड़ी बोली। व्याकरण शब्द सिद्धि का साधन है, ये अपन को ध्यान रखना। शब्द सिद्धि का साधन क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अब आता है वर्ण। वर्ण वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवा। अपनी हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 11, ये अपन को ध्यान रखना है। और व्यंजन है 33 और अयोगवा है 2। और इसके साथ साथ अपने क्या होता है, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं और 2 विक्षिप्त वर्ण होते हैं। अब आता है पहला है अपने, पहला है स्वर। अब स्वर में देखो, स्वर मतलब स्वतंत्र ध्वनि, जो जिसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है, वो होता है स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वर, इसकी डेफिनेशन होती है स्वयं राजन्ते इति स्वर। स्वयं ही उच्चरित होता है, अवरोध रहित, जिसमें किसी प्रकार कोई अवरोध नहीं हो। मात्राएं, ये अपन को ध्यान रखना, मात्राएं केवल स्वर की ही लगती है। स्वर को देर तक बोला जा सकता है, स्वर की आवाज़ को यह देर तक बोला जा सकता है, उसमें समय लिया जा सकता है। सारे स्वर घोष होते हैं, ये मूल, ये याद रखना। सारे स्वर कौन से होते हैं, घोष होते हैं, और स्वर अल्प प्राण होते हैं, यह भी अपन को विशेष तौर से याद रखना है। अगला व्यंजन, ये परतंत्र ध्वनि यानी स्वर के ऊपर निर्भर रहती है, स्वर की सहायता से उच्चरित, ये स्वरों की सहायता से उच्चरित होती है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अवरोध सहित इसमें अवरोध हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। व्यंजन की आदि मात्राएं, व्यंजन की मात्राएं होती है, वैसे तो मात्राएं केवल किसकी होती है, स्वरों की होती है, लेकिन व्यंजन की आदि मात्राएं होती है। व्यंजन को देर तक नहीं बोला जा सकता, अपने पहले पढ़ा था कि स्वर को देर तक बोला जा सकता है, लेकिन व्यंजन को देर तक नहीं बोला जा सकता है। व्यंजन घोष भी हो सकते हैं और अघोष भी, अपने पहले पढ़ा था कि स्वर सिर्फ घोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। व्यंजन अल्पप्राण भी होते हैं और महाप्राण भी होते हैं, और अपने पहले पढ़ा था कि स्वर अल्पप्राण होते हैं, स्वर अल्पप्राण और घोष होते हैं। व्यंजन घोष और अघोष भी हो सकते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण भी हो सकते हैं। अगला है अयोगवा। अयोगवा में 2 होते हैं, अयोग 2 भेद, एक तो अनुस्वार होता है, एक दूसरा विसर्ग होता है। अयोगवा अर्थ होता है अ प्लस योगवा, यानी इसका अगर संत की दृष्टि से अ और योगवा, योगवा अर्थ होता है योग को सहन करने वाला या वहन करने वाला, और ए सामने लग गया तो यानी जो योग का वहन ना करे। परिभाषा, वे ध्वनि जो स्वर और
और न ही व्यंजन, फिर भी भाषा में जिसका उपयोग हो। ऐसी ध्वनि या अवयव उसे कहते हैं जो ना तो स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, फिर भी उसका भाषा के अंदर उसका आप लोग प्रयोग करते हो, तो उसी का कहा जाता है अवयव कहा जाता है। अब आगे है स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन होता है, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर होता है मूल स्वर, जिसे हम लोग एकल स्वर भी कहते हैं, और दूसरा होता है संध्या स्वर। एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संध्या स्वर। मूल स्वर होता है अ, ई, उ, री, और दूसरा होता है संध्या। ऐसे स्वर जिन्हें दो स्वरों के मेल से बनते हैं। संध्या स्वर कैसे होता है, जिससे दो स्वरों के मेल से बनते हैं, उसे संध्या स्वर कहा जाता है। जिन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, समान स्वर भी कहा जाता है, सेवर्ण स्वर भी कहा जाता है, जैसे अ, ई, उ। आगे होता है संयुक्त स्वर। दो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थलों से उच्चारित होने वाले स्वरों को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है, जैसे ऐ, ओ, औ, अ आदि। दूसरा है मात्रा के आधार पर स्वरों का प्रकार या उच्चारण के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक मूल तो होते हैं दो प्रकार के, जैसे एक तो ह्रस्व स्वर, जैसे हम लोग एकल स्वर कहते हैं, एक मात्र कहते हैं, मूल स्वर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मूल स्वर कौन सा होता है, तब तो ह्रस्व है ना। एक मात्र की, यानी जिसकी एक मात्रा लगती हो और जो छोटा हो तो उसे ह्रस्व कहते हैं। एक चुटकी बजाने के बराबर किसी वर्ण के उच्चारण के साथ लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर हिंदी भाषा में चार याद रखना अपन, ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हिंदी भाषा में सात है, अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इनकी दो मात्रा लगती है, और इन्हें संध्या स्वर भी कहा जाता है। एक सर हिंदी भाषा में बहुत कम प्रयुक्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हो ही जाता है, जिसे हम लोग प्लुत स्वर कहा जाता है, जिसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त इसका ओम के आकार का होता है, जैसे ओम आदि। इसका प्रयोग ज़्यादातर हंसने में, रोने में, दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में, या संगीत शास्त्र में स्वर सौंदर्य दृष्टि अभिवृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला एक आता है, अपने पढ़ लिया, एक तो मात्रा का आधार पर पढ़ लिया था। अगला है औष्टाकृति का आधार, या होठों के आधार पर। वर्तुलित या वर्ताकार, यह ना अपन जब बोलते हैं, अपने होठ है ना जो गोल हो जाते हैं, वर्त के आधार पर हो जाते हैं। तो एक तो होता है वर्तुलित, जिसे वर्ताकार भी कहा जाता है, इसे वर्तमुखी भी कहा जाता है। ये अपने हिंदी भाषा में चार होते हैं, जैसे उ, ओ, औ। अगर हम लोग इन स्वरों का उच्चारण करें तो अपना अपना होठों का आकार देखना, आप आगे से ना वर्त की तरह दिखेंगे, इसलिए इनको वर्तुलित या वर्ताकार भी कहा जाता है। वर्तुलित अर्धवर्ताकार आ जाए तो ये भी सही। अगला आता है अवर्तुलित, अवर्ताकार, अवर्तमुखी, जिनके उच्चारण में होठ फैल जाते हैं। अगर इन स्वरों का, इन चारों को अलावा अगर हम अलग स्वरों का बोले तो अपना होठ देखना एक बार, वो अलग से खुल जाते हैं। जैसे आ का अपना उच्चारण करें तो एकदम होठ पूरा खुल जाते हैं। ई, री, ए, आई, ये होते हैं 6 स्वर होते हैं। इन्हें अवर्तुलित कहा जाता है, अवर्ताकार जाता है, और अवर्तमुखी कहा जाता है। ए वर्ण हिंदी वर्ण वाला में उदासीन वर्ण है, ये मूल याद रखना आपको। जीवा की स्थिति या भाग के आधार पर, अपने जीव की स्थिति या भाग के आधार पर, जीव की स्थिति या भाग के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा है, अग्र सुर, मध्य सुर व पश्य सुर। ये अपने जो जीव का आकृति दे रखी है, जीव का आगे का भाग अग्र, बीच का भाग मध्य, और पीछे का भाग पश्य। अग्र स्वर ये ना जिनका उच्चारण जीव के आगे के भाग से होता है, जैसे ई। आप एक बार खुद बोल के देखना, आपका जीव का आगे का भाग, अगर इन स्वर का हम लोग उच्चारण करेंगे ना, तो अपना जीव का आगे का भाग ऊपर उठेगा, ई, री, ऐ। मध्य स्वर होता है ए के होता, वो होता अ। पश्य स्वर आ, उ, ओ, औ, ये होते हैं पश्य स्वर। इनको आप याद करें, एक बार इनको अच्छे से देख लें, 2-3 बार आप रीड करोगे ना तो एक आपको समझ में आ जाता है। जीव की स्थिति या मुख के खुलने के आधार पर समर्थ, समर्थ मतलब खुला, समर्थ का अर्थ होता है खुलना। एक होता है समर्थ, अर्ध समर्थ यानी आधा खुला, विवर्त यानी बहुत ज़्यादा खुला हुआ, अर्ध विवर्त यानी थोड़ा कम खुला हुआ। समर्थ स्वर होते हैं, समर्थ यानी खुला हुआ, जैसे ई, उ, री। अर्ध समर्थ ए,
ओ, विवर्त मतलब खुला हुआ, सर्वाधिक खुला हुआ बताया आपने। आ, आप अगर आप उच्चारण आ तो आपका मुंह खुला हुआ, अर्धविवर्त या ना आधा खुला हुआ। ए, ओ और अ आधा खुला हुआ। समर्थ का अर्थ होता है लगभग गुस्सा बंद, ऐसे कह सकते हो आप। अगला आता है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वर होते हैं सवर्ण स्वर और सजातीय और समान अक्षर, यानी जो समान वर्णों से स्वर बनते हैं वो सवर्ण, एक ही जाति के होते हैं तो सजातीय और समान अक्षर होते हैं। जो वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्थान है वो अभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होता है, यानी जिनका उच्चारण स्थान हो या उनका अभ्यंतर प्रयत्न हो तो वो एक समान होता है। ऐसे वर्णों को परस्पर संवर्ण या सजातीय वर्ण कहा जाता है। जैसे ए आ का उच्चारण स्थान एक ही है, ई का उच्चारण स्थान एक ही है, ऊ का उच्चारण स्थान एक है, ऐ का उच्चारण स्थान एक ही है, और ओ और ओ। व्यंजन वर्णों की इससे वर्ण संज्ञा नहीं होती। अगला है विजातीय, जिनका परस्पर उच्चारण स्थान एवं अभ्यंतर जिनका समान न हो, यानी वी यानी अलग जाति में जो अलग जाति से हो, जिनका उच्चारण स्थान समान न हो, जैसे अ और ऐ, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान ना तो एक समान होता है, ये अलग अलग होते हैं। अगला होता है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर स्वर एक तो होता है अनुनासिक, एक जिसे हम लोग सानुनासिक भी कहा जाता है, एक होता है अनुनासिक जिसे हम लोग निरुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक जिसे हम लोग चंद्रबिंदु कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मुख व नासिका से होता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मुख व स्वर से होता है, यह स्वर पर होता है और स्वर पर ही लगता है। जैसे अनु मतलब होता है पीछे, नासिक मतलब नासिका। जैसे कि अपने दायरे का अ के ऊपर आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, जैसे अनुनासिक इनका उच्चारण केवल मुख से होता है। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन वर्ण का विभाजन और ध्वनिगत विशेषताएं। व्यंजन ये होते हैं चार, इनके चार भेद होते हैं। पहला स्पर्शी, दूसरा अंतस्थ जिसे अर्धस्वर संग्रहशील भी कहा जाता है, तीसरा होता है उसमें व्यंजन, और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। संख्या दृष्टि व्यंजनों की संख्या अपने पहले पे पढ़ी थी 33 होती है। उक्षिप्त जिनमें दो होते हैं, जो 33 और 2 मिला दे 35 होता है, और 4 संयुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार टोटल हो जाता है 39। अपन पहला पढ़ते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन वर्गीय व्यंजन, जिन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, इनकी संख्या 25 होती है। ये सवाल पूछा जाता है। इन्हें परंपरागत मत ये कहलाता है। आधुनिक मत में ये 16 है। ये परंपरागत मत में तो होता है ये कितने होते हैं 25, लेकिन आधुनिक मत के दृष्टि देखा जाए तो ये 16 है। ये पहला इनका ये वर्ग, इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो के वर्ग के ये व्यंजन क, ख, ग, ग, ड़। चे वर्ग च, छ, झ, झ। टे वर्ग ट, ठ, ड, ढ। ते वर्ग त, थ, द, ध, न। और पे वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये लिखा रखा अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण होता है 1, 3, 5 और महाप्राण होता है 2 और 4। आगे च, छ, ज इन्हें स्पर्श संघर्ष कहा जाता है। इनको निकालने पर पीछे 16 बचते, इसलिए अपना परंपरागत मत में तो ये होते हैं अपने 25, और आधुनिक मत में होता है ये 16। तो ये च, छ, ज है ना, और ये ट, ये अड़, यानी पंचवर्ण, किसी वर्ग के पंचवर्ण जिन्हें हम लोग नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। तो इनको अगर बाहर के निकाल दिया जाता है तो ये 16 बचता है। अघोष अपने पढ़ा भी है, पहला और दूसरा घोष, तीसरा चौथा पांचवा। अपने अल्पप्राण पढ़ा था। अल्पप्राण तो 1, 3, 5, 6 हो जाता है, और महाप्राण होता है 2 और 4। अघोष होता है पहला और दूसरा व्यंजन, वर्गों के व्यंजन है ना, और घोष व्यंजन होता है 3, 4, 5। आगे आता है ढ और ढ, इन्हें उपक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, ताड़न जात कहा जाता है, द्विगुणित कहा जाता है, द्विस्पर्श कहा जाता है। अड़ इससे ये अल्पप्राण और घोष होता है, और ढ महाप्राण और घोष होता है। आगाता अंतस्थ। अंतस्थ अगर इनकी उत्पत्ति क्रम की दृष्टि देखा जाए तो इनकी उत्पत्ति क्रम होता है य, व, र, ल, और प्रक्रिया क्रम होता है य, र, ल, व। अंत मतलब होता है मध्य में, और अस्त मतलब होता है स्थित। ये स्पर्शी व उस व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं। उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु अंदर ही रहती है। अगर हम लोग अंतस्थ व्यंजन को उच्चारण करें तो हमारी प्राणवायु, आप कभी खुद बोल के देखना है, जैसे य, र, ल, व, ना तो हवा बाहर आती है ना अंदर जाती है, अंदर एक जगह रहती है।
अर्धस्वर यण संधि पढ़ने के कारण ई का ठीक है, ये तो ठीक है। आगे आता है अपने उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन उष्म अर्थ होता है उष्मा, उष्मा प्रदान करने वाला या उष्मा देने वाला। जैसे ये होते हैं चार स है। अगर आप इनका खुद उच्चारण करोगे तो अपने मुंह से एकदम गर्म हवा बाहर निकलेगी। और इनका उच्चारण स्थान होता है तामुदक, या इस से का उच्चारण होता है तालव्य, इसका होता है मूर्धन्य, इसका होता है दंत्य और इसका होता है कंठ्य। ये इसलिए मैंने नाम लिख रखा है तामुदक। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कौन सा से की बात कर रहे हैं तो आप अगर से शंकर वाला से बोलते हैं तो तालव्य से होता है, और से षटकोण वाला होता है मूर्धन्य से होता है, से ये वाला होता है दंत्य से होता है। आगे आता है संयुक्त वर्ण। हिंदी भाषा में घोषित संख्या इनकी 4 है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि कौन से संयुक्त व्यंजन और इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई हमें बताइए। तो एक होता है क्ष, त्र, ज और श्रेय, जो कि श्रेय बनता क हलंत प्लस से हलंत और इसमें अस्वर मिला हुआ। त्रय बनता त हलंत प्लस रे प्लस और स्वर मिला इसमें अ, तो त्रय बनता है। ज हलंत प्लस य प्लस अ, और आगे होता है अपने श, रे से हलंत प्लस रे हलंत प्लस ऐश्वर। इस प्रकार ये बनते हैं अपने 4 संयुक्त वर्ण हैं। इनको विशेष तौर से अपन को याद रखना, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इनके बनावट किस प्रकार है, अपन को ये याद रखना। ये आगे इनका उच्चारण स्थान ये पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एक आपको वर्ण दे दिया जाएगा और उसका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा। ये अपन को ये याद करना है, इनका उच्चारण स्थान याद करना है। मैंने तो इस प्रकार याद रखा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ऐसे याद करके मैंने एक सूत्र बना रखा, कत्ता मुद्दे ओ ए। मैं उसी के अनुसार पढ़ता हूँ, उनको याद करता हूँ। जैसे कि के वर्ग लिख रहा, क ख ग ग या, तो ये होता है कंठ्य। इसको आप ऐसे याद कर लो। इसका पहले वर्ण ले लो क, इसका ले लो ता, अगले का ले लो मुँह, इसका ले लो दे। तो मैंने याद करके क ता मुँह दे ओ। और अगला ये तो पंचम, किसी वर्ग का पंचम वर्ण होता ना। अगला होता कंठ तालवी, ये होता कंठोष्ठ्य, ये होता दंतोष्ठ्य, ये वर्त्स्य। इस पर याद कर रखा है मैंने। तो आप भी अपने शुद्ध अनुसार इसको अपना एक को सूत्र बना लें और उसी के अनुसार आप ये याद कर लें। आगे आ जाता है अपने व्याकरण। इसकी व्युत्पत्ति पक्ष को होते हैं एक शब्द से दूसरा नया शब्द प्रक्रिया, उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। अपने पहले पढ़ा, अगर एक शब्द दे रखा और उसका दूसरा नया शब्द बनाना तो उस अपन लोग कहते हैं व्युत्पत्ति कहते हैं। शब्द निर्माण, शब्द कोई भी शब्द हो उस शब्द में एक मूल शब्द छिपा रहता है और वो शब्द उस मूल शब्द के अंदर एक या तो कोई उपसर्ग रहेगा या कुछ प्रत्यय रहेगा, उसी का अनुरूप ही क्या होता है शब्द बनता है। मूल शब्द, जब तक शब्द में प्रत्यय नहीं जोड़ा या उपसर्ग नहीं जोड़ा जाए तब तक वो क्या होता है मूल शब्द होता है। मूल शब्द 2 प्रकार होते हैं, एक तो नामार्थक होता है, एक होता है धातु। औत्पत्तिक, उद प्लस पद प्लस ती, इसमें संधि हो रही है गुण संधि, सॉरी गुण नहीं वर्धी संधि, और इसमें मूल शब्द है पद। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति में 4 चीज़ें होती है, एक या तो उसमें उपसर्ग मिला रहेगा या उसमें प्रत्यय रहेगा या समास होगा या संधि होगी। उपसर्ग, उपसर्ग में या तो संस्कृत का उपसर्ग रहेगा या तद्भव उपसर्ग या देशज या विदेशक शब्द। वाक्य, अब वाक्य में देखो, राजा का पुत्र रेल पर चलने वाली गाड़ी से छत्तीसगढ़ों के समूह में जा रहा है। तो इसमें समास तो डिफरेंट करना है अपन को, इसकी व्युत्पत्ति करनी है, इसको पहचानना है। तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र में क्या होता है संबंध तत्पुरुष होता है। राजा का संबंध में का के क्या होता है ना, तो का आया यहाँ पर, तो अपन को पहचान होगी संबंध तत्पुरुष। रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये मध्यम लोपी समास है। से कर्णकारक के छत्तीसगढ़ों के समूह में जा रहा था, तो छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर कौन सा हो गया बहुवचन समास हो गया। वाक्य संरचना, वाक्य विश्लेषणात्मक पद। वाक्य संरचना 3 प्रकार, इनमें से 3 भाग होते हैं, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है और विकारक होता है। विकारी, विकारी शब्द बनता है वी प्लस क्री प्लस अ से मिलकर बनता है विकारी शब्द। ऐसे शब्द भेद जिसका लिंग वचन काल कारक वाच्य और पुरुष के अनुसार रूपांतरण हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि विकारी शब्द क्या होता है, जिनके ऊपर लिंग वचन काल कारक यानी जिसको हम विकारक शब्द कहते हैं उनका प्रभाव पड़ जाता है तो उन्हें हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में विकारी शब्दों की संख्या देखो आप, एक होती है संज्ञा, एक होती है सर्वनाम, एक होता है विशेषण और क्रिया। यानी हिंदी भाषा में विकारी शब्दों की संख्या होती है 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला आता है विकारक, यानी
इन विकारक शब्दों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है तो इनका अर्थ क्या हो जाता है, चेंज होता है। जैसे विकारक शब्द में होता है लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष, पक्ष, प्रति, ये व्याकरण कोटियाँ भी कहलाती है। विकारक शब्दों को क्या कहा जाता है, इसके अलावा व्याकारक भी कहते हैं, साथ साथ में इनको व्याकरण कोटियाँ भी कह जाते हैं। एक कहते हैं अविकारी शब्द, यानी जिनके ऊपर विकारक शब्दों का कोई प्रभाव ना पड़े। वो कितने, वो भी चार होते हैं। एक तो होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध सूचक, एक होता है समुच्चय बोधक और एक होता है विस्मयादि बोधक और निपात भी कहा जा सकता है। विकारी पदों को किस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है, विकार शब्दों के विकारक शब्द, अपने विकारक शब्द पढ़ा थे, चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके ऊपर विकारक शब्दों का प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि संज्ञा के विकारक शब्द कौन कौन से हैं, तो संज्ञा के एक तो लिंग विकारक शब्द होता है, एक वचन भी होता है, कारक भी होता है, काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वाच्य का प्रभाव नहीं पड़ता संज्ञा पर, और पुरुष का प्रभाव भी नहीं पड़ता। सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होते हैं, तो वो समान लिंग पर प्रयोग हो सकता है, कोई प्रभाव नहीं उनको पर, ना तो लिंग का प्रभाव पड़ता है ना स्त्रीलिंग का प्रभाव पड़ता है। उनके ऊपर वचन का प्रभाव पड़ जाता है सर्वनाम पर, उस पर कारकों का प्रभाव पड़ता है, ना तो काल का प्रभाव पड़ता है, ना वाच्य का पड़ता है, ना और इसका पड़ता है। विशेषण पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, और कारक का प्रभाव कहीं पर पड़ भी जाता है और कहीं पर ना भी पड़ पाता है, और काल, वाच्य, पुरुष का इन तीनों का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता। क्रिया पर लिंग का प्रभाव पड़ जाता है, वचन भी पड़ता है, और कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता क्रिया पर। बाकी सबका अगर आपसे पूछ लिया जाए विकारक शब्दों में सबसे ज़्यादा विकारक शब्दों का प्रयोग किसके ऊपर पड़ता है, तो आपको बताना है क्रिया पर सबसे ज़्यादा विकारक शब्दों का प्रभाव पड़ता है। जैसे लड़का व मोटा है, पद कृत की दृष्टि से अशुद्ध है। जैसे विकारी लड़का व मोटा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पद कृत दृष्टि से अशुद्ध है। लिंग ठीक है, ये थोड़े गहराई में दे रखा है, इसको अपनी आवश्यकता नहीं इनको समझने के लिए। आगे देखें, विशेषण, यदि किसी भी विशेषणवाचक शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए तो वह संज्ञा बन जाती है। जैसे सुंदर बालक, बड़ा घर, सुंदर को बोलो, इसके बड़ों को संकल्प। ये छोड़ो, विकारी शब्दों में सबसे ज़्यादा विकारक क्रिया क्या होती है, यह भी आपने पढ़ा भी था। विकारी शब्दों में सबसे ज़्यादा विकारी शब्द किसको होते हैं, क्रिया को होते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, एक तो होता है विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी भी चार होता है और अविकारी भी चार होते हैं। विकारी होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और अविकारी भी क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय और विस्मयादि होते हैं। संज्ञा, पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले शब्दों व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। पदार्थ के विषय में विधान किए जाने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है, यानी पदार्थ के विषय में जो भी बताया जाता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। पदार्थ विषय में विधान मतलब क्रिया। पदार्थ विशेषता बताने वाले विशेषण कहा जाता है। संज्ञा के धर्म को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, यानी उनको बताने वाले, व्याप्ति को मर्यादित यानी उनके बारे में विस्तारित रूप से बताने वाले वो कहलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। ये लिखा हुआ था कि अपन कहीं पर धूम्रपान बोलते हैं, लेकिन धूम्रपान शब्द नहीं होता है, अशुद्ध होता है, और शुद्ध शब्द होता है धूमपान। यह है, ये अपन इतना कोई विशेष नहीं है। इसे छोड़े आज की क्लास यहीं पर संपन्न।